Dear students, let us discuss our next topic, bonding in coordination compounds. There are many theories which have been proposed from time to time to explain the nature of bonding in coordination compounds. Important theories proposed are Werner's coordination theory, valence bond theory, crystal field theory, and molecular orbital theory. So let us discuss first valence bond theory. Valence bond theory आपने 11th में भी स्टडी की है, but that is for covalent bonding. Here we are going to study the theory for coordinate bonding, coordination formation. What are the main points of this theory? First point, the central metal ion or the central metal atom in the complex makes available a number of empty orbitals equal to its coordination number for the formation of coordinate bond with the suitable ligand. ये थ्योरी कहती है कि जो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन है वो अपने एम्प्टी ऑर्बिटल बैलेंस शेल के अवेलेबल करवाता टू द लिगेंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो एम्प्टी ऑर्बिटल जो है सेंट्रल मेटल आयन के बैलेंस शेल के वो अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स को अवेलेबल करवाएगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट of this theory is this: appropriate atomic orbitals of central metal ion or central metal atom hybridized to give equal number of new orbitals of equal energy called hybrid orbitals. Second point, ये theory कहती है कि जो central metal atom या central metal ion है अपने orbital, vacant orbital available करवाए for फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द लिगेंड, जो उसने अवेलेबल करवाए वो पहले हाइब्रिडाइज होंगे, वो पहले हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए बनेंगे विद सेम एनर्जी, इक्विवेलेंट एनर्जी, एंड द न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड विल बी कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है बच्चे, इसने हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट यूज किया है। ये थ्योरी कह रही है कि जो वेकेंट ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन ने अवेलेबल करवाए वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द लिगेंड। नेक्स्ट पॉइंट, ये थ्योरी कहती है कि जो लिगेंड है उसके पास एटलीस्ट वन सिग्मा ऑर्बिटल होना चाहिए विच कंटेन लोन पेयर। तो आपने बच्चे पहले भी देखा, जितने भी हमने लिगेंड स्टडी किए, द लिगेंड पोजेस लोन पेयर। मोनोडेंटेड लिगेंड, वन डोनर एटम, अगर जो डोनर एटम है उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। अगर बाइडेंटेड लिगेंड है, जैसे इथिलीन डायमीन है बच्चे, है ना, उसके पास टू डोनर एटम, तो दोनों के पास क्या होने चाहिए? लोन पेयर। जो डोनर एटम्स हैं दे मस्ट कंटेन द लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है बच्चे? नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे इथिलीन डायमीन है, इसमें जो नाइट्रोजन एटम है इसके पास लोन पेयर है ना बच्चे। इस तरीके से कहता है each ligand should have at least one sigma orbital, at least one बोला है बच्चे ना, at least one sigma orbital containing lone pair of electron। मतलब एक लोन पेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। बाइडेंटेड है दो होंगे, ट्राइडेंटेड है तीन होंगे। दिस इज हाउ वी कैन से। नेक्स्ट पॉइंट, जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल एटम और आयन overlap with the filled sigma orbital of ligand forming ligand metal coordinate bond। जो मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मेटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो लिगेंड के फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, फिल्ड ऑर्बिटल के साथ, मतलब जिसके पास लोन पेयर है, और बनेगा क्या बच्चे? मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए? लिगेंड। तभी हम इस बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट द बॉन्ड लाइक दिस। ये मैं सिंपल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं।
Ligand is donating the electron pair to the vacant hybrid orbitals of the central metal atom or ion. ये थ्योरी कहती है कि empty hybrid orbitals of metal atom or ion overlap with filled sigma orbitals of the ligands, forming ligand metal coordinate bond. कितने बनेंगे? How many coordinate bond? जितने मेटल एटम ने अपने ऑर्बिटल अवेलेबल करवाए होंगे फॉर बॉन्डिंग. अगर मेटल एटम अपने 2 ऑर्बिटल अवेलेबल करवाता है फॉर बॉन्डिंग, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे. अगर 3 करवाता है तो 3 बनेंगे, 4 करवाता है तो 4 बनेंगे, 6 करवाता है 6 बनेंगे. आपने देखा कि कुछ मेटल्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी शो कर रहे हैं, कुछ 2 भी. जैसे डायमीन सिल्वर क्लोराइड, अंडरस्टूड है कि सिल्वर ने 2 ही ऑर्बिटल अवेलेबल करवाए फॉर फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इनकी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है बच्चे. हम देखेंगे जब हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा. इट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो जैसे सिल्वर के केस में हाउ मेनी ऑर्बिटल इट इज मेकिंग अवेलेबल फॉर फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2. फिर अगर आप कोबाल्ट का देखिए बच्चे, हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये कंपाउंड हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इसमें कोबाल्ट ने कितने वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड किए फॉर फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड? 6 ऑर्बिटल. 6 ऑर्बिटल प्रोवाइड किए, तभी तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने. तो कहते हैं empty hybrid orbitals of the metal atom or ion overlap with filled sigma orbital or ligand, forming ligand metal coordinate bond. Number of such bond depend upon number of empty orbitals made available by the central metal atom or ion. कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे बच्चे? वो डिपेंड करेगा सेंट्रल मेटल एटम ने कितने ऑर्बिटल प्रोवाइड किए फॉर फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे में बच्चे अगर मैं 3D के बाद ऑर्बिटल्स की कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिटल जो हैं अवेलेबल उनको लिखना चाहूँ, मैं लिखूंगा 3D 4s 4p 4s. ये मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ बच्चे. 4p, फिर बच्चे आ गया 4d, 1s 2s. डी क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ज्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट ही बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इसी मैंने 3D से शुरू किया. 1s 2s 2p 3s 3p, फिर आगे 3d 4s 4p 4d एंड सो ऑन. मैं इलुस्ट्रेट करना चाहता हूँ कुछ. कहता है जब हाइब्रिडाइजेशन होती है जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल मैंने क्यों लिखे? क्योंकि डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं. वेकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपने ट्रांजिशन एलिमेंट जब स्टडी किए थे तो वहां पे हमने कहा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. उसके मैंने 2 रीजन बताए थे. एक तो उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग होता है, कंपैरेटिवली स्मॉल एटॉमिक साइज है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन था दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल. दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल. इसका मतलब साफ है कि ये डी ऑर्बिटल्स को यूज करते हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन. अब डी ऑर्बिटल कहता है ये अंदर वाले भी यूज कर सकते हैं और बाहर वाले. अगर ये डी ऑर्बिटल अंदर वाले यूज करे हाइब्रिडाइजेशन में, हम उसको बोलते बच्चे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. और अगर ये बाहर वाले यूज करें तो हम बोलते आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे लिखा हुआ है डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन मे बी इनर. इनर का मतलब है n-1d. मतलब कॉन्फ़िगरेशन आपकी 4s तक गई है, उसने अंदर वाला d यूज किया. आउटर मोस्ट शेल 4 है, यूज कर रहा है वो 3 वाले d, तो n-1d हो गया ना ये. इसलिए तो d orbital involved in hybridization may be inner n-1d orbital or outer nd orbital. the outermost shell 4 है, 4d को वो यूज कर रहा है ना, 3d को यूज करता है 4s. जैसे सपोज करें हम कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां तक गई है आपको पता है बच्चे? कोबाल्ट में कॉन्फ़िगरेशन जाती है 4s तक, यहां तक जाती है कॉन्फ़िगरेशन. आउटर मोस्ट शेल 4s गिना जाएगा, है ना. तो अगर वो 3d को यूज करता है तो ये n-1 हो गया. आउटर मोस्ट शेल से अंदर वाला शेल यूज किया. तो अगर वो अंदर वाले d ऑर्बिटल यूज करता है, n-1 d ऑर्बिटल यूज करता है, वी कॉल द कॉम्प्लेक्स एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. और अगर वो आउटर वाले d यूज करता है, जैसे देखिए मैं लिखना या लिख के बता देता हूं, जैसे d2sp3 और sp3d2, इन दो हाइब्रिडाइजेशन में क्या फर्क है?
तो कोवलेंट कंपाउंड से उनमें आपको कभी भी इस टाइप का इक्वेशन नहीं मिलेगा। उसमें अगर होगी तो sp3d2 होगी, उसमें ऐसे नहीं होगा बच्चे, क्या d2sp3 में कभी नहीं होगा। ये इन्हीं में होता है, इन्हीं की प्रॉपर्टी है ये। तो अगर d2sp3 अंडरस्टूड है, उसने अंदर वाले d यूज किए हैं, अगर sp3d2 मतलब आउटर वाले यूज किए। सो वी हैव टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बच्चे जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोला गया है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल वाले तो लो स्पिन क्यों कहते हैं? इनको लो स्पिन इसलिए कहते हैं बच्चे क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होता है। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होता है, याद रखिए बच्चे। का कारण क्या है? क्योंकि जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं ना, ये देखें, कोई सपोज करें हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बाद में हमने डिटेल में पढ़ना इसको बच्चे। जैसे 3d4s, कोई एलिमेंट ले लें, उसकी ऑक्सीजन स्टेट सपोज करें +3 या +2 है, उसके पास बच्चे ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा लग 3d1, 3d2, 3d, 3d, 3d4, 3d5। अब अगर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है, इफ दिस कॉन्फ़िगरेशन बॉन्ड्स टू फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अंदर वाले डी यूज करना चाहता है, तो ये कैसे करेगा? डी में तो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, उसके लिए जरूरी है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अंदर को पुश करे, यानी कि पेयरिंग करे। अगर पेयरिंग होगी तो कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी बच्चे, दिस विल बी द कॉन्फ़िगरेशन। पेयरिंग कौन करवाएगा? लिगेंड। लिगेंड बच्चे दो टाइप के होते हैं, एक हाई एनर्जी लिगेंड, एक लो एनर्जी। जैसे बार्डर है, बार्डर कभी पेयरिंग नहीं करता, अगर बार्डर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए वो पेयरिंग नहीं करता, लेकिन अगर साइनाइड Cn नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए वो पेयरिंग करवाता है, कॉजेस पेयरिंग। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर D2 अंदर वाले दो डी यूज करने हैं तो अंडरस्टूड है पेयरिंग करनी पड़ेगी। लिगेंड हाई एनर्जी होना चाहिए, हाई एनर्जी फील्ड वाला, पेयरिंग करवाने वाला होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन को अंदर को पुश कर दे। तो इस केस में बच्चे अंदर वाले डी यूज करें। लेकिन अगर यही कंपाउंड, यही सारी एलिमेंट, यही हमारा मेटल आयन वाटर के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, तो वाटर पेयरिंग नहीं करता, लो फील्ड लिगेंड है, तो उसके केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बच्चे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उस मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो उस केस में ये क्या करेगा बच्चे? क्या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाएगा? बनाएगा। उस केस में ये क्या करेगा? ये आउटर वाले डी यूज करेगा, दो, एक S, 3p और 2, दैट इज sp3d। कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगी sp3d। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है बच्चे, और d2sp3। तो मेन चीज मैं आपको बताना चाहता था कि अगर अंदर वाले डी यूज होंगे, देखिए आप बच्चे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा। ये मैंने 2 लिख दिए यहाँ पे, सॉरी से लिखा, ये आ गया ना। तो ये देखें बच्चे, ऐसे ये 5 थे ना, तो ये दो यहां से, एक यहां से, एक यहां से, यहां चला गया, अब भी 5 है। बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर पहले 5 था, अब कितना रह गया? 1। इस केस में जब अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज हुए तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए, सो वी कॉल इट लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर बाहर वाले डी यूज होते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर डिस्टर्ब नहीं होता, उस केस में हम इसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे जैसे इसको आगे पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, आपको क्लियर होता जाएगा कि लो स्पिन कब बनना, हाई स्पिन कब बनना, जब हम स्ट्रक्चर एग्जांपल्स पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखें कि d orbital is involved in hybridization, maybe inner d orbital, that is n-1 d orbital, or outer d orbital, that is n d orbital. Complexes formed by using n-1 d orbitals are called low spin, जैसे मैंने बताया आपको, or inner orbital complex, and those formed by using n-d orbitals are called high spin or outer orbital complex. इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे? कहते हैं जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है मेटल एटम के या मेटल आयन के, जो मेटल है आपने देखा तो न्यूट्रल स्टेट में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है और आयनिक स्टेट में आयन फॉर्म में बनाता है। इसलिए हम
मेटल एटम और मेटल आयन दोनों वर्ड यूज करते हैं। ये जगह एक भी लिखा होगा, पर कोशिश करनी चाहिए दोनों वर्ड यूज करें। तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है मेटल आयन या मेटल एटम के, वो कहाँ रहेंगे? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, वो कहाँ रहेंगे? इनर डी ऑर्बिटल। आपको इधर इनर डी ऑर्बिटल, जैसे आपने देखा यहाँ पे, वो इनर डी ऑर्बिटल को ऑक्युपाई करेंगे, जैसे मैंने दिखाया आपको। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दे ऑक्युपाई द इनर डी ऑर्बिटल, जैसे मैंने D5 कॉन्फ़िगरेशन लेके दिखाया। अगर sp3d2 यूज होते हैं, sp3d2, D5 है बच्चे, यूज इसने दो ही करते हैं, sp3d इनको यूज करता है। तो ये जहां पे इलेक्ट्रॉन बैठते हैं वो बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो, वैसे के वैसे रहे। दे ऑक्युपाई द इनर डी ऑर्बिटल, वो अंदर वाले डी ऑर्बिटल को ऑक्युपाई करेंगे ना। तो कहता है द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई देयर इनर डी ऑर्बिटल, ये डोंट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, और वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बच्चे उन ऑर्बिटल्स में बैठेंगे, उन डी ऑर्बिटल में बैठेंगे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेना। आपने एक चीज अपने दिमाग में रखनी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं वो कौन होते हैं? वेकेंट, दे आर ऑलवेज वेकेंट। कोवलेंट कंपाउंड में ऐसा नहीं है। कोवलेंट कंपाउंड में either half filled or the orbital containing lone pair। कोवलेंट कंपाउंड में डिफरेंट कंसेप्ट है, वहां पे या तो वो ऑर्बिटल जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर वाले। जैसे वाटर में ऑक्सीजन जो है जब हाइब्रिडाइजेशन करता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो उसकी लोन पेयर आउटर मोस्ट शेल के लोन पेयर वाले ऑर्बिटल की हाइब्रिडेशन में हिस्सा लेते हैं। सेम इज द केस ऑफ अमोनिया। आप कोवलेंट कंपाउंड में ये चीज नहीं देखेंगे, ये आपको यही मिलेगी इन दीज, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में ही आपको चीज कोवलेंट में नहीं मिलेगी। लास्ट पॉइंट क्या है इस थ्योरी का कि स्थिर प्लेनर complexes involve dsp2 hybridization, tetrahedral complexes involve sp3 hybridization, and octahedral complexes sp3d2 भी हो सकती है बच्चे, और d2 sp3। octahedral complexes कौन होते हैं? जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है, कॉम्प्लेक्स कैन बी स्थिर प्लेनर, कॉम्प्लेक्स कैन बी टेट्राहेड्रल, चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स है वो स्केयर प्लेनर आप समझते हैं कि ऑल द फोर बॉन्ड्स लाई इन वन प्लेन विद एंगल ऑफ 90 डिग्री, स्केयर प्लेनर। टेट्राहेड्रल आपको पता है जैसे कार्बन के कंपाउंड टेट्राहेड्रल होते हैं, तो ये भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जिसमें एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है ना बच्चे। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी आप जानते होंगे, मैंने बताया था कल भी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है? ये स्केयर प्लेनर आ गया, स्केयर प्लेनर को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। स्केयर प्लेनर में अगर आप एक बॉन्ड अबव द प्लेन लगाते हैं और एक बिलो द प्लेन, तो वी कॉल इट ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में sp3d2 या d2 sp3 दोनों हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल। नो लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स। हम कुछ एग्जांपल्स बच्चे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमने इतने पॉइंट्स पढ़े हैं, इसके बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेट अस डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, in these complexes central metal atom or ion undergo dsp2 hybridization with coordination number 4। ये आपको तरीका आना चाहिए, वे आना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन को कैसे आपने दिखाना। मैं स्टेप्स आपको बताता हूं। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? आपने सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो भी है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना। जैसे यहां पे निकल है, तो निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चे? 3d निकल एटम की 3d8 4s2। कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं आती होगी, यू कैन नॉट एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन। 3d8 4s2 पहला काम है कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर आपको आना चाहिए। यू मस्ट नो द कॉन्फ़िगरेशन एंड द एटॉमिक नंबर होगा तभी तो कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। खासकर 3d को अच्छे तरीके से याद कर। 4d 5d में कुछ एक एलिमेंट्स हैं जिनको आपको याद करना है, वो भी बता दूंगा, पर 3d आपको पूरी आनी चाहिए। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चे? 3d8 4s2।
दूसरा नंबर इसमें स्टेप क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन जिस भी फॉर्म में है उसकी ऑक्सीजन स्टेट देगी। अगर वो 0 है तो फिर तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही रहेगी। अगर उसकी ऑक्सीजन स्टेट +1 +2 +3 है तो वो आपने लिखनी है। जैसे इस केस में जो हमने कॉम्प्लेक्स दिया है NiCN4 2 नेगेटिव, साइनाइड इज 4 नेगेटिव, साइनाइड आपको पता है 4 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव आपका बैलेंस बच रहा है, अंडरस्टूड एंड निकल शुड बी 2 पॉजिटिव। मुझे बताएं निकल एज एटम ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया या निकल आयन ने बनाया? अंडरस्टूड है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में निकल +2 स्टेट में है, तो निकल एज एटम नहीं बनाया, निकल एज आयन बनाया। तो फिर दूसरा स्टेप आ गया कि आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, निकल +2 की कॉन्फ़िगरेशन आ गई ये। अब बच्चे एक चीज आपने याद रखनी, ये जो कॉम्प्लेक्स है NiCN4 2 नेगेटिव, दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। एक तरीका और भी बताऊंगा मैं, दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की मदद से ही जो हमारे क्या साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि इसमें कौन सी हाइब्रिडेशन होनी चाहिए। ये देखें बच्चे, अगर आपको ये चीज याद नहीं होगी आप कहेंगे इसमें sp3 हाइब्रिडेशन होगी, क्योंकि इसने 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं तो 4 तो sp3 में ही बन जाते हैं, 4 इसके बॉन्ड बन जाएंगे। बट हमारा कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। इसका मतलब साफ है कि इसमें पेयरिंग हुई है, हाइब्रिडाइजेशन से पहले इसमें क्या हुई है बच्चे? पेयरिंग। इस इलेक्ट्रॉन को अंदर पुश किया है, किसने किया है? साइनाइड। साइनाइड इज ए हाई एनर्जी लिगेंड, ये रिपल्शन ज्यादा करता, पीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इट इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कॉजेज मोर रिपल्शन। वो आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ेंगे, उसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लो फील्ड। यहाँ पे हम ये कंसेप्ट लिख नहीं सकते क्योंकि ये जो थ्योरी है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन वो कंसेप्ट आप यूज करके यहाँ पे, क्योंकि हर एक की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शायद आपको याद करना मुश्किल हो जाए, तो आप इस चीज को याद करिए कि साइनाइड वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है। आपके दिमाग में अगर ये कंसेप्ट होगा कि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये पेयरिंग कर सकता है, तो आपके दिमाग में आएगा कि इसमें पेयरिंग होनी चाहिए। बट ये देखें यहाँ लिखा है कि दिस कॉम्प्लेक्स टाइप, लेकिन आप इस कंसेप्ट को यहाँ नहीं लिख सकते, बार बार कह रहा हूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड वाला। यहाँ पे जो आपकी थ्योरी है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट रिलाइज ऑन व्हाट? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टू प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन। इसने क्या देखा कि ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक होने के लिए पेयरिंग होना जरूरी है। तो इसका मतलब साफ है कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। अगर इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होना था बच्चे? पैरामैग्नेटिक, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इज डायमैग्नेटिक, इट मीन देयर शुड बी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चे आपने क्या करना, पहला पेयरिंग करना, ये पेयरिंग करने के बाद हाइब्रिडेशन दिखा, dsp2 हाइब्रिड ये दिखा। उसके बाद बच्चे कॉम्प्लेक्स दिखा देना। तो पहला स्टेप क्या हो गया? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। दूसरा स्टेप क्या हो गया? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। तीसरा स्टेप क्या हो गया बच्चे? ये देखना कि ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, पेयरिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिंकेज है या वीक फील्ड लिंकेज, उसकी मदद से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर पेयरिंग हुई है तो आपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज फॉर्म में लिखना है, चेंज फॉर्म में लिखा इलेक्ट्रॉन यहाँ। उसके बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन दिखाओ, हाइब्रिडाइजेशन दिखाने के बाद कॉम्प्लेक्स बना के दिखा दो। ये बच्चे जो क्रॉस है लिखो इधर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो क्रॉस है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन। डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने इस इलेक्ट्रॉन पेयर से इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने इसको क्रॉस फॉर्म में दिया। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ये किसने दिए? साइनाइड। ये देखिए कॉम्प्लेक्स दिखाया हुआ है, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाई 4 साइनाइड आयंस। ठीक है बच्चे, in this complex cyanide ion provides strong ligand field as it approaches the metal ion, so it causes pairing of unpaired electrons। ये मैंने जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए, ठीक है बच्चे। तो ये था एक कॉम्प्लेक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है बच्चे टेट्रामीन कॉपर। जो हमने बच्चे काउंटर आयन है सल्फेट, वो हमने नहीं लिखा, हमें जरूरत नहीं है उसकी। हाइब्रिडाइजेशन होनी है मेटल की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है लिगेंड से,
काउंटराइन की जरूरत नहीं है, अगर लिखा भी हो तो आपने उसको इग्नोर करना है। सपोज यहाँ सल्फेट लिखा, आपने इग्नोर करना है। पहला स्टेप मैंने बच्चे आपको क्या बताया, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन की कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d10 4s1, यू नो इट, 3d10 4s1। दूसरा स्टेप है कि देखिए आपके कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अमोनिया इज न्यूट्रल, अंडरस्टूड है, +2 है। कॉपर की +2 कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। नेक्स्ट स्टेप ये आ गया, ठीक है बच्चे। तो दिस कॉम्प्लेक्स इज वेरी वेरी टिपिकल कॉम्प्लेक्स, वेरी टिपिकल कॉम्प्लेक्स। इसमें बच्चे देखिए यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये पेयरिंग तो कर नहीं सकता किसी के साथ। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी इसमें सेम रहेगी अगर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर ले, ठीक है बच्चे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी इसकी क्या रहेगी? सेम। ये पेज 7 की बात कर रहे हैं, हम देख लेते हैं पेज 7 को भी देख, पेज टेट्रामीन कॉपर से इसमें थोड़ा इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, तो हम भी इसको यहां से ही एक्सप्लेन करते हैं बच्चे। अब क्वेश्चन राइज होता है कि इसने sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जैसे देखें sp3 हाइब्रिडाइजेशन करी होगी तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हैज शोन दैट दिस कॉम्प्लेक्स हैज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया एक्सरे स्टडीज की मदद से, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की मदद से, क्या देखा? इट हैज ए स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर होने के लिए dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ होना बहुत जरूरी है। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के बगैर बच्चे स्क्वायर प्लेनर आ नहीं सकता ना। तो दस द कॉपर 2 पॉजिटिव मस्ट बी dsp2 हाइब्रिड। dsp2 करने के लिए पीछे तो जगह नहीं है। वन इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस वन should get promoted to the outermost, क्या बच्चे, 4p ऑर्बिटल। ये इलेक्ट्रॉन जहां से प्रमोट होके किसमें जाना चाहिए? 4p। So dsp2 configuration can be achieved by promoting one electron of the 3d orbital to a high energy vacant 4p orbital, high energy vacant 4p orbital। लेकिन एक चीज इसमें देखने वाली जो साइंटिस्ट ने बोली, उसने क्या बोली कि अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में चला जाए, इट शुड बी इजिली रिमूवेबल। अनस्टेबल हो गया वो, ये इजिली रिमूवेबल होना चाहिए। तो कॉपर 2 पॉजिटिव शुड बी इजिली ऑक्सीडाइज टू कॉपर 3 पॉजिटिव। कॉपर 2 पॉजिटिव आसानी से ऑक्सीडाइज होना चाहिए किसमें? कॉपर 3 पॉजिटिव। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं बच्चे, कॉपर 2 पॉजिटिव कभी भी कॉपर 3 पॉजिटिव में नहीं जाता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यहाँ पे ये कहा गया, पहली बात है कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए ना, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन को देखें, लेकिन ऐसा है नहीं। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखा रहा है इसमें तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। स्क्वायर प्लेनर करने के लिए हमारे दिमाग में आता है कि देयर शुड बी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए? dsp2। dsp2 करने के लिए वन इलेक्ट्रॉन, दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द 3d शुड बी प्रमोटेड टू 4p, जो हमारे दिमाग में आता है। जो पहले बच्चे यही चलता रहा, ये लेटेस्ट अब जो इसका स्ट्रक्चर आया है उसकी एक्सप्लेनेशंस आई हैं, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग बच्चे इसमें एक्सप्लेनेशन है जो लेटेस्ट है। पहले अर्लियर भाई यहाँ तक ही पढ़ाया जाता था, इसमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन अब जो लेटेस्ट आया है उसको आप देखें। साइंटिस्ट ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके हाई एनर्जी स्टेट में चला गया, दिस इलेक्ट्रॉन, ये वाला अकेला इलेक्ट्रॉन, इट वुड बी हाईली अनस्टेबल। एनर्जी स्टेट में चला गया तो हाईली अनस्टेबल एंड इट शुड बी इजीली रिमूवेबल फ्रॉम देयर। ये वहां से आसानी से रिमूव हो जाना चाहिए और कॉपर 2 पॉजिटिव से आसानी से जाना चाहिए कॉपर 3 पॉजिटिव। बट इट नेवर हैपेंस, बट ऐसा कभी नहीं होता है ना। हाउएवर इट इज नॉट ट्रू, कॉपर 3 पॉजिटिव आयंस आर प्रैक्टिकली अननोन, नोन ही नहीं है। इन ब्रीफ द अबव रिप्रेजेंटेशन इज नॉट करेक्ट। इसका मतलब साफ है कि ये जो स्ट्रक्चर dsp2 हाइब्रिडेशन का दिया है ये गलत है। कोई स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर ही है बच्चे, पर एक्सप्लेनेशन गलत है। कोई और एक्सप्लेनेशन इसकी होनी चाहिए। ऑल्दो इट एक्सप्लेन्स स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एज वेल एज पैरामैग्नेटिज्म, इसने स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन कर दिया और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को भी एक्सप्लेन कर दिया। बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई कॉपर 2 पॉजिटिव
कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर 3 पॉजिटिव। और ये चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर हाई एनर्जी स्टेट में गया है तो फिर वहां से वो रिमूव क्यों नहीं हो रहा, वो अनस्टेबल हो गया। ठीक है ना। तो इस एनॉमलस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे नया कंसेप्ट दिया गया, ये हम देखें। तो ये प्रपोज किया गया, इसने क्या किया, sp2d अनएक्सेप्शनल हाइब्रिडाइजेशन में रेयर आपको मिलेगा ये ऐसा, शायद इसी में मिलेगा और कोई कंपाउंड में नहीं मिलेगा sp2d हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें ये कहा गया कि इसने हाइब्रिडाइजेशन बच्चे स्केलर प्लेनर वाली ही की है, लेकिन इसने डी अंदर वाला ना यूज करके बाहर वाला यूज किया है। इट है यूज्ड आउटर डी इंस्टेड ऑफ द इनर डी। ये इलेक्ट्रॉन वहीं पे बैठा रहा, तो इसने कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करी बच्चे, sp2। इस तरीके से इसकी हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन किया गया है ना। और इसकी मदद से हम ये भी एक्सप्लेन करने में सफल हो गए इसका स्ट्रक्चर क्या है बच्चे, स्केयर प्लेनर। बच्चे इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर स्केयर प्लेनर है, दैट इज प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। हम स्ट्रक्चर उसके ऊपर थोप नहीं सकते, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई है। हाइब्रिडाइजेशन उसमें sp2d ही होनी है, चाहे डी अंदर वाला चाहे डी बाहर वाला। डी अंदर वाला तो रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब साफ है फिर डी कहां से यूज हुआ बच्चे, डी बाहर वाला। तो sp2d हाइब्रिडाइजेशन not only explains scalar planar geometry together with magnetic movement, but it also explains stability of copper 2 positive ion in the complex, which it does not undergo easy oxidation to copper क्या बचे +3 is very important। ये चीज बच्चे आपने याद रखनी है। इस स्ट्रक्चर को खासकर, दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस स्ट्रक्चर को खासकर आपने बच्चे अपने दिमाग में बिठाना है। बाकी जो स्ट्रक्चर्स है उसमें नॉर्मली होगा, यही एक्सेप्शनल है टेट्रामीन कॉपर, दिस एक्सेप्शनल केस। इसको आपने अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर लेटेस्ट स्ट्रक्चर, इसको वहीं से स्टडी करें। लेटेस्ट स्ट्रक्चर, अर्लियर यही स्ट्रक्चर प्रपोज था, यहाँ से मैंने क्रॉस लगाए हुए हैं इसलिए बच्चे देखें क्रॉस। इसको स्टडी ना करके आपने पेज नंबर 17 पे इसको स्टडी करना। बाकी जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।